स्टूडेंट, अब मैं आज आपको बता रही हूँ आरबीआई की सफलताएं। इससे पहले मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य और कार्य बताए थे। अब देखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारी सरकार ने इतने सारे कार्यों को सौंपा है, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कामों को, इन फंक्शंस को सक्सेसफुली ऑपरेट कर भी पाया है, नहीं पाया है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एकदम अगर वो काम करना स्टार्ट करता है तो सक्सेस 100% हो ये कंपलसरी नहीं है, बट हाँ वो एक हद तक सक्सेस रहा, इट मीन्स वो सक्सेस ही है। 100% आप अगर कहीं भी किसी भी इंसान में देखो कि वो 100% सक्सेस हो, ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी रियल में वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो बेटर बात है। तो यहाँ पर भी इसकी सक्सेस जो है, इसके हमने जो इसकी सफलता है और असफलता है, इसको दो भागों में बांटा है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ वो सक्सेस रहा है, या कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स ये कहना चाह रहे हैं कि उसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी लेकर के इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन अलग अलग है, इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी दोनों जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अलग अलग, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सफलता सबसे पहले इसमें है कि इसने नोट निर्गमन द्वारा मुद्रा की पूर्ति में पर्याप्त लोचता बताई है। इट मीन्स बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी हमारी कंट्री में डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग इसके थ्रू जो सप्लाई की जाती है, नोट्स को इश्यू किए जाते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि नोटों के निर्गमन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से सफल रहा है, क्योंकि वो जनता की मांग, बैंकों की मांग, आर्थिक गतिविधियों की मांग के अनुरूप या सरकार की मांग के अनुरूप उसने समय समय पर नोटों की पूर्ति बढ़ाई है, और समय समय पर जब पूर्ति ज़्यादा हो गई है तो उसने उसको कम भी करने के प्रयास किए हैं। तो एटलीस्ट उसने परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है, कहीं कभी ऐसा नहीं लगा हो सरकार को कि उसके पास वित्त की व्यवस्था कम हो गई है या नोटों की पूर्ति नहीं है। दूसरा है सस्ती मुद्रा नीति, कि इसने जो है एक चीप मनी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, सस्ती मुद्रा नीति है। रिसेंट टाइम में देखिए ब्याज दरें बहुत कम हो गई है, इसलिए हम सभी लोग डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कंज्यूमर एक्टिविटीज़, हाउस लोन, हाउस के लिए कंस्ट्रक्शन तो हाउस लोन कंज्यूमर उसी में आता है, तो हम इजी गोइंग जो है वो लोन इशू करा लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ब्याज दरें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ रही है। लोग बैंकों से लोन लेकर के जो है बिजनेस सेटअप कर लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि 9-10% का बैंक इंटरेस्ट ले रहा है और 20-25% का मेरा मार्जिन रहेगा, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे लिए हो जाएगा। तो इसने जो है सस्ती मुद्रा नीति भारत में जो है अपना रखी है, ताकि बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी आपको आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए लोन अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था, की सरकार को जब कभी भी ऋण चाहिए, आपातकालीन ऋण हो या विकासकालीन ऋण हो या आर्थिक नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार का या किसी बड़े प्रोजेक्ट का, बड़े इंडस्ट्री का, किसी को भी हैंडल करना हो, तो जब भी सरकार को वित्त की आवश्यकता होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सक्सेस हम इसमें कह सकते हैं कि इसने गवर्नमेंट को फाइनेंस फैसिलिटी टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई है। इट मीन्स कुछ हद तक ये वहाँ पर सफल रहा है, सरकार की वित्त की पूर्ति कर रहा है, ताकि सरकार को वित्त मिलने के बाद सरकार उस वित्तीय व्यवस्था से देश में विकास के कार्य को आगे चला सके। उसके बाद बैंकिंग अधिनियम का निर्माण, कि इसने ओवरऑल जो टोटल हमारा मनी मार्केट है, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, उन सभी वित्तीय संस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से। तो उस एक्ट के थ्रू इसने मैक्सिमम जो है हमारे मनी मार्केट को अंडर कंट्रोल कर लिया। 1969 में बड़े बड़े बैंकों का रजिस्ट्राइजेशन कर लिया। कुछ बैंक 82 में स्टेब्लिश हुए तो उनको भी राष्ट्रीयकृत ही बैंकों के रूप में घोषित किया। तो बैंकिंग एक्ट बना तब जा करके उनको हम रेगुलेट कर पाए, जब तक कोई एक्ट नहीं होगा बैंकिंग संस्थाओं का नियंत्रण संभव नहीं था, और सारे बैंक जो है वो निजी क्षेत्र में काम कर रहे होते, तो आज जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ होता, जनता के हितों की उपेक्षा होती। तो एक अच्छा बैंकिंग एक्ट बनाना भी इसकी सफलता का आधार है, कि इसके माध्यम से टोटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अंडर कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद साख नियंत्रण की अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स के उसमें इंस्ट्रूमेंट उपकरण है, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात, तरल कोषानुपात, अगर चयनात्मक में लो तो साख की राशनिंग है और मार्जिन दरें हैं, और पता नहीं क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट कर करके ये जो है साख को नियंत्रित करता है, उसको देश में जितनी मुद्रा की मांग है उसी के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, और अगर पूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो उसको किस स्टाइल से कंट्रोल करना, ये भी इसको मालूम है। उसके बाद संगठित मुद्रा बाजार का विकास की, अगर हम मनी मार्केट का जो हमारे टू सेक्टर है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वेल डेवलपमेंट हुआ है। आज आप देखिए, आपको जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, हर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर एक बैंक की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो संगठित मुद्रा बाजार का विकास हुआ है, और हर जिले में, देश के हर जिले में जो है कहीं ना कहीं बैंकों की, जो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी एक न एक ब्रांच या एक न एक शाखा जो है स्थापित हो गई है। ब्याज दरों में एक स्थायित्व सा आ गया है। अब काफ़ी पिछले टाइम से आप देख लीजिए ब्याज दरें 7 से लेकर के 6% के बीच में रहा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है एक स्टेबिलिटी आ गई। अब आपको मालूम है कि अगर मुझे सेव करना है
तो 6 to 7% के बीच में कोई भी कॉमर्शियल बैंक मुझे जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ब्याज दरों में स्थिरता लाना भी एक जो है मेन बात होती है जो इसने कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद है रुपए का आंतरिक और बाहरी मूल्य को बनाए रखने का प्रयास करता है। देखो यहाँ इसकी सफलता इस बात में है कि ये बहुत कोशिश करता है कि हमारे रुपीस की जो इंटरनल वैल्यू है वो उसकी एक्सटर्नल वैल्यू के बराबर है। इंटरनल वैल्यू मीन्स इनसाइड द कंट्री उसका परचेजिंग पावर, और एक्सटर्नल वैल्यू मीन आउटसाइड द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सचेंज रेट में। तो ये कोशिश करता है कि उसका आंतरिक और बाहरी मूल्य दोनों समान रहे, उसमें स्टेबिलिटी रहे, उसमें कहीं किसी स्टाइल का फ्लक्चुएशन नहीं आए, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो ये भी एक सक्सेस है कि आप प्रयास तो एटलीस्ट कर रहे हो। उसके बाद औद्योगिक वित्त की पूर्ति जो है देश में पर्याप्त मात्रा में हो रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का जो है वो सेटअप हो रहा है। इसके लिए इसने IDBI जो है इसका एक जो डिपार्टमेंट था, औद्योगिक वित्त विभाग जो नाम से जो इसका डिपार्टमेंट था, एटलीस्ट उसको एक पूरे बैंक में कन्वर्ट कर दिया 1964 में। 1970 में उसको ऑटोनोमस कर दिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसके थ्रू जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। और डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल बैंक्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो इसके अंडर कंट्रोल में इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को फाइनेंस मिल रहा है, तभी जाकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेट जो है वो कंट्री में, औद्योगिक विकास की दर जो है वो देश में बढ़ रही है, औद्योगिकरण तीव्र गति से हो रहा है, नए नए उद्योग धंधों की देश में स्थापना हो रही है। उसके बाद है कृषि वित्त व्यवस्था की। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है, कृषि के विकास से देश का विकास संभव है। तो ये कृषि वित्त व्यवस्था में पर्याप्त रूप से सफल रहा है, क्योंकि इसने अपने कृषि वित्त विभाग को ही एक बैंक में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। और नाबार्ड जो है एपेक्स कैटेगरी का बैंक हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके अंडर कंट्रोल जो है भूमि विकास बैंक है, हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, और जो बहुत सारे बैंक्स है कोऑपरेटिव सहकारी सेक्टर के बैंक है, वो उसके अंडर कंट्रोल काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट नाबार्ड को फाइनेंस फैसिलिटी देता है, और नाबार्ड के थ्रू जो है वो LDB, RRB और इनके तहत से जो है किसान तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो कृषि वित्त की व्यवस्था हुई है। समाशोधन व्यवस्था होती है कि बैंकों के एक दूसरे के जो लेन देन होते हैं, एक दूसरे के जो चेक्स होते हैं, उनका क्लियरिफिकेशन जो इसके थ्रू अब आसानी से हो गया। इससे डिफरेंट टाइप्स के जो क्लियरिंग हाउसेज है वो इनसाइड द कंट्री जितने भी ट्रेड सेंटर है वहाँ सेटअप कर रखे हैं, ताकि इन बैंकों को अपने ही ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। क्लियरिंग हाउस पे डाला और एक दूसरे बैंक के जो चेक्स होते हैं एटलीस्ट उनका क्लियरिफिकेशन हो जाता है। स्फीति को नियंत्रित करने में यह बहुत हद तक सफल रहा है। इसने बहुत कोशिश की है कि इन्फ्लेशन की रेट कंट्री में इतनी ज़्यादा हाई नहीं हो, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल रखता है, आपकी जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, डिमोनेटाइजेशन को अडॉप्ट करता है। तो बहुत सी कोशिशें, विमुद्रीकरण का सहारा लेता है, पर्याप्त मात्रा में जो नोटों की सप्लाई को स्थिर रख देता है, कुछ समय तक न्यू नोट्स भी इशू नहीं करता। तो इस स्टाइल से ये स्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि देश में मुद्रा प्रसार की दर बढ़े नहीं। उसके बाद खोज, अनुसंधान और प्रकाशन करता है। हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स है, जैसे मुद्रा है, साख है, कृषि है, सहकारिता, औद्योगिक उत्पादन है, इन सभी सेक्टर्स में ये रिसर्च को प्रमोट करता है, नई नई खोज करता है, नया आविष्कार करता है, नई प्रोसेस लाता है, कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज करता है, उनसे रिलेटेड डेटास कलेक्ट करता है, फैक्ट लेता है, सारे डेटा का क्लासिफिकेशन करता है, फिर उनका प्रकाशन करवाता है। इसकी जो मैगजीन्स होती है उस मैगजीन में तो ये होता है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कुछ मैगजीन्स में भी अच्छे अच्छे डेटा का जो है ये प्रकाशन कराने का काम कर रहा है। तो उसमें भी सक्सेस रहा। टाइम टू टाइम हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारी कंट्री से रिलेटेड। संकट काल में बैंकों की रक्षा व जन विश्वास में वृद्धि की। जब बैंकों के पास संकट होता है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते और वो पब्लिक को लोन की सप्लाई नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज की, जब उनके पास है ही नहीं फाइनेंस, तो वो जनता को लोन कहाँ से देंगे। तो ऐसे समय में जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन भेजते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अभी इससे पहले बताया था, अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों को पैसा देता है, वित्तीय सहायता देता है, संकट के समय बैंकों की रक्षा करता है, ताकि बैंक वो पैसे को जनता को वितरित कर सके और जनता के विश्वास में वृद्धि हो सके कि हाँ, हमें भी देश में लोन मिल सकता है और हमारा पैसा डूबा नहीं, यहीं का यहीं है। बैंकों के बैंक के रूप में एकदम सक्सेसफुल रहा है, कंट्रोल करता है, ऑडिटिंग करता है, सुपरविजन करता है, लाइसेंसिंग देता है, लाइसेंस को कैंसिल कर देता है, CRR SLR का जो है ये ध्यान रखता है। तो बैंकों के बैंक के रूप में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जितने भी फंक्शन थे उनके फंड को ट्रांसफर करता है, उनके जो है बहुत सारी हेल्प करता है बैंकों की। तो ये बैंकों के बैंक के रूप में एक सक्सेसफुल
साबित हुआ है। उसके बाद बैंकिंग का सुदृढ़ विकास हुआ। आज अगर इंडिया का बैंकिंग सिस्टम को अगर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनलाइज्ड बैंकों की जो ब्रांचेज है, नेशनलाइज्ड बैंकों का जो सेटअप है, वो इंटरनेशनल लेवल पर एज ए कम्पिटिशन्स में अगर हम देखें तो हम कहीं भी पीछे नहीं खड़े हैं। तो ऐसा सुदृढ़ बैंकिंग विकास जो है वो हमारे देश के केंद्रीय बैंक की वजह से ये हो पाया है कि हर गाँव में आपको एक न एक बैंक की ब्रांच देखने को मिलेगी। उसके बाद ये अच्छा मार्गदर्शन देता है सरकार को कि गवर्नमेंट को जब कभी भी गाइडेंस चाहिए किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, किसी प्रोविजंस को लेकर के, कुछ चेंज करने को लेकर के, तो ये सरकार को एक अच्छा वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है कि गवर्नमेंट ने अगर ये स्टेप उठा रही है तो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। जैसे जीएसटी का मैटर है तो उसके लिए बताना, डिमोनेटाइजेशन पे बताना, और भी बहुत से ऐसे मैटर है जहाँ इसने गवर्नमेंट को एक अच्छा जो है सलाह दी है ताकि सरकार के काम की हो सके सराहना। उसके बाद सरकार के ऋणों की व्यवस्था करता है कि अगर गवर्नमेंट को जब कभी भी फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए तो ये शायद पहले ही आ चुका है कि ये लोन देता है गवर्नमेंट को। उसके बाद ये विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो, ताकि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्राइस चेंज नहीं हो जाए और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अच्छी ख्याति, अच्छी गुडविल बनी रहे। भारतीय मुद्रा का जो है किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति खराब नहीं हो, उसकी आर्थिक सुदृढ़ता खराब नहीं हो। तो ये जितने भी 18 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, 17 ही रह गए, तो उनमें की सारी ऐसी होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छे से सफल रहा है, सब कुछ भी पॉजिटिव कर रहा है, सही है, बैंकों का जाल है, सब कुछ सही लग रहा है, नीतियाँ बन रही है, पॉलिसियाँ बन रही है, सरकार काम कर रही है, सब कुछ सही हो रहा है। अब इसकी असफलताएं कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ कुछ लोग अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसमें सबसे पहला मुद्रास्फीति पर ही लेते हैं। एक जगह कुछ कह रहे हैं सफल रहा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं रहा। इन्फ्लेशन रेट कंटिन्यूस हाई हो रही है, मनी की सप्लाई कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, ये सरकार को न्यू नोट्स इशू कर करके दिया जा रहा है, जैसे एट द टाइम ऑफ कोरोना की सिचुएशन चल रही है। तो आप सोच रहे हो गवर्नमेंट इतने करोड़ के पैकेज दे रही है, दे कहाँ से रही है? आप सबने जितनी डोनेशन दी उतनी डोनेशन से तो कई गुना ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। तो नेचुरली है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन कर रहा है और सरकार को दे रहा है और सरकार उससे विकास कार्यों पर खर्च कर रही है, या आपातकालीन स्थिति में सरकार की मदद कर रहा है और सरकार जो है उसका काम कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जाकर के मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, और जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं किया तो थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन, एक खतरनाक स्थिति देश में पैदा हो सकती है। तो ये उसमें असफल रहा है। उसके बाद असंगठित मुद्रा बाजार देश में बढ़ता ही जा रहा है। आज आप भी देखिए कि गाँव में आज भी किसान जो है वो बैंकों से लोन नहीं लेते, वही सेठ साहूकार महाजन और इनके चक्कर में फंस जाते हैं, देशी बैंकर के चक्कर में फंस जाते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं। तो आज भी कहीं न कहीं असंगठित मुद्रा बाजार का हमारे यहाँ प्रभुत्व है, और वो रिजर्व बैंक के नियंत्रण परिधि से रह करके बाहर काम कर रहे हैं, उनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो रिजर्व बैंक के नियमों का शिकंजा आज भी उन पर नहीं कसा गया है। तो ये कंडीशन है कि अगर ये असंगठित मुद्रा बाजार रहा तो गांव का किसान या भारत के गांव का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि साहूकार केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, किसान के फायदे के लिए काम नहीं करता। बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता, आज भी आप गांव में चले जाइए, गांव नगर छोटा सा कस्बा, आप कहीं जाकर के देखिए एटीएम व्यवस्था नहीं है, कुछ बैंकों की ब्रांचेज नहीं है, कुछ बैंकों से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी गाँव में नहीं है। तो बहुत सी ऐसी हम देखें तो बैंकिंग सुविधाओं का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है, और बहुत कम एसबीआई की ब्रांच कहीं गांव में देखने को मिलेगी। बाकी उसके अलावा अगर आप दूसरा कोई बैंक देखना चाहें तो उसकी ब्रांच भी एटलीस्ट आज गांव में नहीं होगी। उसके बाद है कृषि और औद्योगिक वित्त की अपर्याप्तता। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हमारे इन दोनों सेक्टर्स की डिमांड है, उसके कंपेरिजन में जितने भी बैंकों का सेटअप इसने किया है, जितना भी फंड ये दे रहा है, चाहे वो नाबार्ड हो चाहे वो आईडीबीआई हो, दोनों बैंकों को बहुत फंड दे रहा है, बहुत कैपिटल में कॉपरेट करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी आज भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए लोन की जो है कमी रहती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी लोन की कमी रहती है। तभी जाकर के किसान जो है वो साहूकार के चंगुल में फंसता है, और ये जो है औद्योगिक वित्त के लिए फिर निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर चले जाते हैं। तो यही दो वजह है, इससे कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें सफल नहीं रहा, वरना साहूकार से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है विकसित बिल बाजार। हमारे यहाँ भी बिलों का ट्रांजेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है। बिलों का ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए कुछ एफर्ट्स ही नहीं उठाए, उसने ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया कि उसमें लिखे जाएंगे, इतने वैलिड होंगे, ये होगा, ये स्टैम्प, सब कुछ कोई स्ट्रक्चर, कोई परफॉर्मा, रूल्स रेगुलेशन बिल मार्केट के नहीं लिए। लोग बिलों में ट्रांजेक्शन ही नहीं करते, ना सेल करते ना परचेज करते हैं। तो ये भी वजह है कि हमारे देश में बिल का बाजार जो है वो सुदृढ़ रूप से नहीं हो पाया है। उसके बाद है ब्याज दरों में भिन्नता और अस्थिरता। आज भी आप देख लिए गवर्नमेंट सेक्टर के दो बैंकों में मैं खुद जाकर के देख के आई हूँ, तो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंशिएशन है, वही चाहे वो
0.25 ही क्यों नहीं हो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन मुझे खुद को देखने को मिला। तो जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होनी चाहिए, और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के तो अंतर का कहना ही क्या है। जहाँ निजी क्षेत्र जो है सेविंग पर ज़्यादा देता है, पब्लिक सेक्टर का बैंक कम दे रहा है। निजी क्षेत्र लोन पे भी ज़्यादा लेता है जबकि पब्लिक सेक्टर कम लेता है। तो इस स्टाइल का रेट का जो डिफ्रेंशिएशन चाहता है तो कस्टमर उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पैसा जमा कराना चाहिए कहाँ नहीं, और ज़्यादा ब्याज दरों के लालच में वो निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर चले जाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। तो यह भी कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद बैंकिंग संकट में बैंकों से रक्षा करने में असमर्थ रहे। कभी कभी बैंकों से सुना कि इतने ज़्यादा संकट आ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्लाई किया लेकिन अभी तक फंड नहीं आया। तो कुछ हद तक वहाँ भी असफल रहा है कि बैंकों को फंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो बैंकों को एक दूसरे से भी जो है कभी कभी सहायता लेनी पड़ती है और नहीं मिल पाती उनको। उसके बाद है विदेशी व्यापार में भारतीय बैंकों की अपर्याप्तता, कि जितना भी फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज का काम किया जाता है उसमें इंडियन बैंकों की इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे इंडिया के बैंकों को इतना स्ट्रांग ही नहीं बनाया कि वो भी इंटरनेशनल लेवल पर उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और फॉरेन करेंसी का जब एक्सचेंज का नाम हो तो भारतीय बैंकों का भी नाम आए। तो ऐसा नहीं है, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में हमारे देश के बैंकों का नाम बहुत कम है। तो ये भी इसी रिजर्व बैंक की ही जो है कमी रही है। उसी वजह से समंक प्रकाशन में कभी कभी डिले कर देता है, जबकि जब डेटाज आ जाते हैं तो इसको उनका हैंड टू हैंड क्लासिफिकेशन करके उसका पब्लिकेशन कर देना चाहिए, ताकि रिसेंट नॉलेज जो है वो पब्लिक तक आती रहे, इकोनॉमिक में रिसेंट नॉलेज आए। तो ऐसा नहीं होता है, कलेक्शन में डिले, फिर पब्लिकेशन में डिले, फिर जो है जनता के सामने ले जाने में डिले। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले जब डेटाज आते हैं तब तक तो इकोनॉमिक चेंज हो चुकी है, इकोनॉमिक में कुछ नया चेंजेस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद स्वर्ण कोशों के संरक्षण में विफल रहा है, तभी जाकर के हमारे स्वर्ण कोशों की नीलामी इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के हुई। अगर ये पर्याप्त मात्रा में रख पाता, मेंटेन कर पाता, उसके अकॉर्डिंग लोन लिया होते, सब कुछ मैनेज करके चला होता, तो हमारे देश के जो स्वर्ण कोशों की नीलामी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर के नहीं होती। कितने ज़्यादा प्रतिभूति घोटाले हो रहे हैं, सिक्योरिटी ली जा रही है, अनसिक्योर्ड लोन इशू हो रहे हैं। अभी आप देख लो ना, विजय माल्या का उदाहरण ले लो, इसका चंद्रा कोचर सीईओ का ले लो, चाहे वो निजी का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, बहुत से इतने ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन बैंकों ने दे कैसे दिए, बैंक कर क्या रहा है, जब इसको प्रॉपर सुपरविजन करना चाहिए। क्या डेटाज बोले नहीं, ऑडिटिंग करने गया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता नहीं चला कि लेखों में कहीं गड़बड़ है, वित्तीय लेखे कुछ और बता रहे हैं। तो अंडर कंट्रोल नहीं होने की वजह से इतने बड़े घोटाले हुए, और पैसा डूबता किसका, जनता का पैसा डूबता है। घोटाला करने वाला घोटाला करके चला जाता है और फिर पब्लिक साथ में रोती रहती है। तो ये प्रॉब्लम है कि इसका जो कंट्रोल है अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो उसको उसी वक्त स्टेप लेने चाहिए। उसके बाद है ये सारी इसकी जो है वो असफलताएं थी और ये उसको नियंत्रण करने में असफल रहा। तो ये थे सफलता और ये असफलता के कुछ बिंदु। अब इस बैंक का संगठन किस स्टाइल से होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने केवल कार्य और उद्देश्य बताए हैं, अब मैंने सफलताएं और असफलताएं बता करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समाप्त करने की कोशिश की है। तो इसका जो संगठन होता है उसका एक केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टोटल जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक 20 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम केंद्रीय संचालक मंडल हिंदी में कहते हैं। उसमें 20 सदस्यों की नियुक्ति